नमो नमः सर्वे छात्राः। अद्य दिने वयं सर्वे जनाः संस्कृत व्याकरण पठिष्यामः। संस्कृत व्याकरण आज के दिन प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग व्याकरण देखेंगे। आज आप अपनी छोटी व्याकरण की जो बुक है उसे आप बाहर निकाल लीजिए। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्याकरण क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसे शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी भाषा, संसार की कोई भी भाषा हो, उसे हम व्याकरण के बगैर पढ़ नहीं सकते। वह भाषा एक संजीवनी बूटी होती है। भाषा की जो उसका आधार स्तंभ, उसकी आत्मा व्याकरण से में ही निहित होती है। जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कोई भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना नहीं सीख सकते। व्याकरण बोला तो हमको डर लग जाती है। व्याकरण इसे बहुत बड़ा और कठिन समझा जाता है, जबकि अगर आपने इसको समझ लिया तो व्याकरण से आसान कुछ भी नहीं है। व्याकरण में हम क्या करते हैं, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। उसी को व्याकरण कहते हैं। एक मजबूत सशक्त शस्त्र व्याकरण होता है। किसी भी भाषा का सशस्त्र शक्ति वो व्याकरण होती है। तो आज हम संस्कृत वर्णमाला व्याकरण का पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। और वर्णमाला में आपका सब टॉपिक है अक्षर ज्ञान। जैसे आपको याद आ रहा है कि हम बचपन में जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में थे तो हमको हमारी टीचर्स पढ़ाती थी अ से अनार, आ से आम। वैसे ही हमें अब एकदम उसका बेसिक हमको एकदम जड़ से सीखना है संस्कृत, तो हमें पहले उसके मूल में जाना पड़ेगा। तो आज हम अ से सीखेंगे। संस्कृत में अगर शब्दकोश है तो उसके मीनिंग है, तो उसमें मीनिंग में अ से क्या बोला जाता है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको कि अक्षर संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर। 1 3 13। इसे संस्कृत में क्या बोलेंगे? 1 3 को त्रयोदशः। हम गिनती सीखेंगे आगे की तासिका में। हम काउंटिंग सीखने वाले हैं। 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को। लेकिन उससे पहले आज हम देखते हैं लेसन नंबर 1 संस्कृत वर्णमाला अक्षर ज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत में स्वर होते हैं 13। वो 13 स्वर कौन से होते हैं? तो 13 स्वर है अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, रे, रू और एक लू। ल में लू की मात्रा है तो हम इसका संबोधन कैसे करेंगे? लू। और इस तरह समावेश या फिर इसके शब्द बहुत प्रयोग में नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्वर, जिन्हें बोलने के लिए एक ताली का समय लगता है। मतलब इस स्वर बोलने के लिए, अगर हमें स्वर बोलना है तो ये स्वर बोलने के लिए हमें किसी की भी सहायता लेने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी की भी सहायता मतलब व्यंजन की। मगर व्यंजन बोलने हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? जो क, ख, ग, घ, न होते हैं ना, क, च, ट, त, प, 5 वर्ग होते हैं। उस 5 वर्ग और बाद में य, र, ल, व जो पूरी चलती है व्यंजन की, व्यंजन का जो तख्ता, वो उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन अपने आप में कभी भी पूरे नहीं होते हैं, उन्हें स्वर का साथ लेना पड़ता है। जब तक व्यंजन को स्वर का साथ नहीं मिलता वो पूर्ण नहीं होते, वो हलंत होते हैं। हलंत माने आधा। हलंत को संस्कृत में हल भी कहा जाता है। तो स्वर वो होता है जिसे बोलने के लिए अन्य किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहा जाता है। और ये स्वर संस्कृत में कितने हैं? अलग अलग भाषा में अलग अलग स्वर है। तो हमारे संस्कृत में स्वर की संख्या 13 है और वो आपके सामने दी गई है। ये है स्वर। अब हम देखते हैं व्यंजन। वर्णमाला सीखनी है ना हमें। वर्णमाला मतलब वर्ण की माला, हार, पुष्प का गुच्छ होता है ना, वैसे स्वर और व्यंजन की एक साथ माला गुफी गई है, एक साथ माला बनाई गई है, इसीलिए उसे वर्णमाला कहते हैं। ये ध्वनियों का कैसे उच्चारण करना है आज हम ये सीखेंगे। और उसके बाद में अब मैंने आपको बताया कि व्यंजन कितने होते हैं संस्कृत में?
33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन। Look at this, व्यंजन कितने होते हैं? 33। इसमें अब व्यंजन कौन कौन से हैं? ये तो हमने देखा स्वर। अब देखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन होता है क, ख, ग, घ और एक है न। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं क, च, त, फ। ठीक है। अब आपको ये सब आता ही है। ठीक है। एक बार मैं बोल के दिखा देती हूँ। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और ये 5 वर्ग होते हैं। क, च, ट, थ, प। कितने हो गए ये? 5 वर्ग। ये पूरे कितने हो गए? 25। ठीक है। क, ख, ग, घ, न, क, च, ट, त, प। मैंने क्या कहा? ये क्या है? व्यंजन। व्यंजन मूल रूप में हलंत होते हैं। हलंत माने आधा। आप आधा उच्चारण कर सकते हो क्या? आधा क बोलकर देखिए। को बोला ही नहीं जाता है जब तक हम स्वर को मिलाएंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है क आधा। ये क्या है? व्यंजन। इस व्यंजन में हमने क्या मिलाया? स्वर। तभी जाके पूरा क्या हुआ? क। तभी हो गया पूरा क। इसलिए कहा जाता है कि व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं और उन्हें अन्य स्वर का साथ लेना पड़ता है, तभी वो आगे चल पाते हैं। बट स्वर के साथ ऐसा नहीं है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, उसे किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो व्यंजन होता है वो स्वर का साथ लिए बिना आगे नहीं बढ़ता है। तो व्यंजन हमारे हैं 33। तो उसमें से 25 व्यंजन हमको समझ में आ गए। 25 कौन से हैं? क, च, ट, त, प। ये देखिए क, च, ट, त, प। क के फैमिली में कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। ये क की फैमिली पूरी। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। 5 5 25। ये हो गए हमारे पंचे। कितने हो गए? 25। अब उसके बाद में है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ माने अंदर से उच्चारण होता है जिसका य, र, ल, व। ये क्या हो गया है? अंतस्थ व्यंजन। इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और ये व। इसे करके कितने हो गए कुल मिला के? 4। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जिसका उद्गार लेने से, जिसका संबोधन करने से हमारे मुंह से वायु आती है, गर्माहट बाहर आती है, इसलिए इस कारण से इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने, ऊष्म का मतलब ये होता है गर्माहट। ऊष्म संस्कृत शब्द है। ऊष्म व्यंजन श। कौन सा श? ये वाला। उसके बाद में षटकोण का श। उसके बाद में सारा स और एक भ। ये कितने हो गए कुल मिला के? 4 अब कितने हो गए? ये 33 4 37 और ये कितने हो गए? 4 कितने हो गए? 41। ठीक है। और जो इसके बाद में जितने शब्द बच गए हमारे, इसके बाद में हमारे शब्द बचे ना, त्र है, त्र के बाद में ज्ञ है, ये जो जितने बचे वाले शब्द है वो उसमें इंक्लूड आप कर लीजिए। तो कुल मिला के ये कितने हो गए? स्वर और व्यंजन ये पूरे 33 हो गए ना। ये 33 हो गए हमारे। व्यंजन 33, स्वर 13 और उसमें भी व्यंजन में हमने देखा कि पहले क्या है? ये 5 वर्ग है। इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो क, ख, क, च, त, प। देखिए क, च, त, प। इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क, च, त, प। क्या कहते हैं इसे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और ये स्पर्श व्यंजन, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद में ऊष्म व्यंजन। ये हो गए 55। हाँ, अब ये हो गए पूरे 33। हमने क्या कहा? व्यंजन कितने होते हैं? 33। आप काउंटिंग कर सकते हो। ये है 25, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। तो ये है हमारा
वर्णमाला हमने देख लिया, स्वर क्या होता है, स्वर किसे बोलते हैं। स्वर को बोलने में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है और व्यंजन ये इसे सहायता लेनी पड़ती है, ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं होते हैं। अब हम सीखेंगे स्वर में। स्वर के भी 3 प्रकार पड़ते हैं। जो हमें स्वर देखना है ना, स्वर कितने होते हैं 30। कौन कौन से स्वर ये देखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्वर, इस स्वर में 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं 3? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त। इस ह्रस्व में ये है स्वर। इस स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? ह्रस्व। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। उसके बाद में कौन सा आया? दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा स्वर। और उसके बाद में आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। इस स्वर के 3 भेद पड़ते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर में कौन कौन से अक्षर आएंगे? ह्रस्व में आ जाएंगे आपके छोटा ओ। इसमें सारे छोटे वाले स्वर रहेंगे, जैसे ओ, फिर छोटी ई, और फिर छोटा ऊ, और फिर उसके बाद में छोटा रू, और उसके बाद में है लू। ये इसे क्या करते हैं? इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर है और छोटा स्वर, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा रू और एक लू। ये ह्रस्व स्वर कितने हुए हैं? 5। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर। इसमें आएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और एक बड़ा रू। ये कितने हो गए? 4। ठीक है, कितने हो गए? 4। अब संयुक्त स्वर देखते हैं। संयुक्त स्वर माने मिश्रित स्वर, जिसमें 2 स्वर एक साथ गए हैं। इसे कहते हैं जो 2 स्वरों को मिलाकर बने। 2 स्वरों को जो मिलाकर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जो 2 स्वरों को मिलाकर बनता है उसे ही संयुक्त स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं ए, आई, ओ और एक औ। क्या बना? औ। ये कितने हो गए गिनती में? 4। 5, 4, 9 और ये 4, 13। मिल गया हमको आंकड़ा, नंबर मिल गया 13 का। तो यहाँ पे है ह्रस्व स्वर देखा, जिन्हें बोलने में किसी भी स्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इसे बोलने के लिए एक ताली का समय लगता है। दीर्घ स्वर जो बड़े होते हैं, जिन्हें बोलने में 2 ताली का समय लगता है। संयुक्त स्वर उसे कहते हैं जो 2 स्वर के मेल से बनता है। वो है ए, आई, ओ, औ। इसमें 2 स्वर एक साथ आए हैं, इस कारण से इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये हमने देखा है स्वर, व्यंजन। व्यंजन में हम आ जाते हैं, फिर से व्यंजन पर आ जाते हैं। ये भी स्वर की जानकारी आपको मिली। अब हम व्यंजन पर आ जाते हैं। व्यंजन में मैंने आपको बताया कि व्यंजन 33 व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। उस 33 व्यंजन में हमने देखा कि पहले के जो 25 हैं, क, ख, ग, घ, क, च, ट, त, प की पूरी लाइन, यहाँ तक के पूरे 25 व्यंजन हो गए। और यह 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में हमने देखा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा गया है इसे? आप उसका उच्चारण करिए, आप इसे बोल कर देखिए। जो अंदर से जो वर्ण बोलने में अंदर से आवाज निकालनी पड़ती है, इस कारण से अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये देखें हमने। अब हम देख रहे हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है 3 प्रकार के स। साजा स, शाळेचा श बोलते हैं लोग, फेमस है वो श। उसके बाद में षटकोण का श, उसके बाद में ससे का स और एक हाथी का ह देखा हमने। और ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, जिसे बोलने में वायु बाहर आती है, गर्माहट बाहर निकलती है, इस कारण से इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये कुल मिला के 33 व्यंजन हो गए हैं। यहाँ पे हमने जानकारी ली वर्णमाला की। अब यहाँ पर आपको है
आपका लेसन नंबर आप पहले निकालेंगे तो उसमें आपको अक्षर मिलेंगे। संस्कृत वर्णमाला अक्षर ज्ञान आपको दिखाई दे रहा है ये। अब आपको ये पढ़ना है अक्षर ज्ञान। संस्कृत वर्णमाला को अल भी कहा जाता है, वर्णमाला को अल भी कहा जाता है। और ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के संयोग से ही विभिन्न प्रकार के शब्द बनते हैं और ये कुल 46 प्रकार के होते हैं। अगर आपने स्वर और व्यंजन की एक साथ गिनती कर ली तो ये कुल मिला के 46 होते हैं। अब अ से अजगर आपको सीखना है ना, तो अ से अजगर क्या होता है? अजगर। आ से आम्रम, आप इसका मेरे पीछे पीछे उच्चारण करेंगे और आप बोलेंगे, ठीक है? अ से अजगर, जैसे हम सीखते हैं अ से अनार, वैसे हमको संस्कृत में सीखना है। तो संस्कृत में क्या होगा? अ से अजगर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी विसर्ग का हम उच्चारण ह करते हैं। तो यहाँ पे अजगर लिखा है और अजगर के आगे देखिए, अजगर के आगे यहाँ पे क्या है? विसर्ग। तो यहाँ क्या आएगा? अजगर। इसका उच्चारण आप कैसे करेंगे? अ ज ग र, अजगर। आ से आम्रम, आम, आम्रम। ई से इष्ट का, ई से बना इष्ट का, इष्ट का माने होता है ईट। उसके बाद हम देख रहे हैं ई से इरनौका, इरनौका, ई से इरनौका माने मोटर की बोट। ऊ से उद्यानम, ऊ से क्या बना? उद्यानम, बगीचा। उसके बाद में बड़ा ऊ से क्या बना? उड़ना, क्या बना? ऊन। ए से एनह, हिरण, हिरण को संस्कृत में एनह कहते हैं। ए से एनह, अब एनह का हिरण की खाल, हिरण की खाल होती है ना ऊपर की चमड़ी, उसे क्या कहते हैं? खाल। ए से एनह, एन कहा गया है। यहाँ पे विसर्ग नहीं है, एन और एन में दोनों में अंतर है। ओ से सॉरी हाँ ये रह गया ना, ई से इरनौका, यहाँ तक हमारा हो गया। ऊ से उद्यानम, उद्यानम क्या है? बगीचा। बगीचा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? उद्यानम। ऊ से उड़ना, उड़ना माने ऊन होता है, ऊन। ए से एनह, एनह माने हिरण, बड़े ए से एनह, हिरण की खाल। ओ से औषधि, औ से ओटू, इसका उच्चारण करिए, आप भी बोलकर देखिए मेरे पीछे पीछे। ओ से ओतू, ओतू माने बिल्ला। री से ऋषि, री से ऋषि। रू से रुकार, रू अक्षर है, ठीक है? इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है तो रुकार है। लू से लू अक्षर है, इसे कोई भी शब्द नहीं बनता है। लू से लू का रह। क से कर्ण, अब आ गया क ख ग घ। क से कर्ण, हमने सीखा है ना, कर्ण माने कान। ख से खरजूरम, खरजूरम माने खजूर। ग से गजह, हाथी, हाथी को क्या बोलते हैं हम लोग? गजह। उसके बाद हम देख रहे हैं घ, घ से घोटक, घोटक माने होता है घोड़ा। घ से घोटक, घोटक माने घोड़ा। न से नकार, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है, केवल वर्ण दिया गया है। उसके बाद में देख रहे हैं च से चमच, च से चमच, चमच माने स्पून, चम्मच। उसके बाद में है छ से छागह, छागह, उच्चारण करिए। छ से छागह, छागह माने बकरा, छागह माने बकरा। ज से जवना, जवना माने जीप, जिस पे हम बैठ के इधर से उधर जाते हैं ना, हम कहीं भी अगर हमको कहीं घूमने जाना हो तो हम उस पर बैठ कर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं संस्कृत में? जवना। झ से झष, झष माने क्या होता है? झष माने मछली, झष माने मछली। अब देखते हैं न से नकार वर्ण, इसका भी कोई वर्ण नहीं होता, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। उसके बाद में है ट से टिटवी, ट से टिटवी, टिटवी का अर्थ होता है टिड्डा। अभी न्यूज में टिड्डा बहुत फेमस हुआ है, आपने सुना है क्या? जो खेती खराब कर दे रहा था टिड्डा, वही है टिटवी। आप क्या बोलोगे इसको?
टिड्डी भीगी। ठ से ठकार, ठकार माने ठठेरा। ड से डय, उड़ान लेना, उड़ के जाना, उसे कहते हैं ड। ढ से ढक्का, ढक्का माने ढोल, दिखाई दे रहा है आपको। ढ से ढक्का, ढक्का माने ढोल। न से नकार, नकार माने कुछ भी नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे एक कार दे दी जाती है, उसे कहा गया है कार। नीचे है त से तरु, तरु माने पेड़, वृक्ष। त से तरु। थ से थकार, थ से थकार। द से दुग्धम, दूध को क्या कहते हैं संस्कृत में? दुग्धम। आधा म है, हलंत है। ध से धेनु, धेनु माने गाय, धेनु माने गाय। न से निम्ब, न से निम्ब, निम्ब माने नीम का पेड़। प से पलांडु, पलांडु माने प्याज, ओनियन। प से पलांडु, पलांडु माने प्याज। पलांडु क्या है? पलांडु, क्योंकि उसके आगे विसर्ग है, विसर्ग में ऊ की मात्रा होगा, पलांडु। उसके बाद में फ, फ से फलम, बहुत सारे फल रखे गए हैं। फ से फलम, फ से फलम। ब से बलाका, ब से बलाका, बलाका माने बगुला। ठीक है, अब नया शब्द देख रहे हैं, भ्र से भ्रमरह, भ्रमर माने भौरा। भ्र से भ्रमरह, भ्रमर माने भौरा। म से मंडूकः, म से मंडूकः, मंडूक माने मेढक, मंडूक माने मेढक। य से यज्ञ, य से यज्ञ, जो हम यज्ञ करते हैं, हवन सामग्री लाते हैं, उसे है य से यज्ञ। उसके बाद में है र से रोहित, र से रोहित। रोहित किसी बॉय का नाम है क्या यहाँ? नहीं, रोहित माने होता है लाल रंग का मृग, मृग माने हरिण। र से रोहित। यहाँ देखते हैं ल से लता, ल से लता। व से वाटिका, व से वाटिका, वाटिका माने बगीचा। उसके बाद में है श से शुकः, श से शुक, शुक माने तोता, पैरट। श से शुकः। श से षटपदः, षटपद माने क्या होता है यहाँ पे? भौरा। भौरा के लिए एक और भी शब्द हमने देखा है यहाँ पे, भ्रमरः, भ्रमर माने भौरा और षटपद माने भी भौरा होता है। उसके बाद में स से सरिका, सरिका माने मैना, स से सरिका। ह से हिमकरम, हिम माने ठंडा, हिमकरम माने फ्रिज, आपका रेफ्रिजरेटर। ही से ह से हिमकरम, फ्रिज। अब ये हमने यहाँ पर सारे शब्द देखे। अब इसका, इन शब्दों का, इस बुक का आपको उच्चारण करना है, बार बार आपको ये पढ़कर देखना है कि आपको इसका उच्चारण सही तरीके से आ रहा है या फिर नहीं। तो आशा करती हूँ कि आपको इस स्वर, व्यंजन, इसका अंतर समझ में आ गया होगा। स्वर के भेद आपको पता हो गए होंगे, ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है। तो आगे की तासिका में हम इसके आगे का भाग लेंगे और आपका पीएच क्या आता है, आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर लिखकर दिखने हैं। ये आपका क्या है? पीएच। ये आपका क्या है? पीएच। ये पीएच करना है आपको। पीएच है, आपको पीएच में ह्रस्व स्वर निकालिए अलग से, दीर्घ स्वर निकालिए अलग से और संयुक्त स्वर आप अलग से निकालिए और उसकी आप डेफिनेशन लिखकर देखिए। आशा करती हूँ आपको ये तासिका समझ में आई होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो नोटबुक में नोट करते चलिए ताकि लाइव सेशन में आप उसे आसानी से पूछ सकें। धन्यवाद। पुनः मिलाप हो।